हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। जो हमने क्वेश्चन डाला था उसका आंसर है, जातीय भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जातीय भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, कुशल व्यक्ति था। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपनी पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनाव की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जीवन के मामलों का अपवाद था, इसलिए वह घर के नियमों का भी अपवाद हो गया था। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में ब्राह्मण एवं या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, पारसियों की जुथर्स्त धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने अपने समय इंग्लैंड से भारत आए नए अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। नए सिकंदर भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से अनजान है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ आया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उस समय उपस्थित हुए जब उनकी छोटी सी बच्ची एक दिन अचानक ही उनसे पूछ दी कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। काटने के हर तीसरे दिन बाद बढ़ जाते हैं। आखिर ये नाखून इतने बढ़ाए क्यों होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य नाखून को बार बार काटता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता क्योंकि मनुष्य को नाखून से कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। करीब लगभग 2 सदी पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी, तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, ज्वारी और मराठी लिपि भी देवनागरी लिपि है। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा लेखक ने गुजरात, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। अगला क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा
आवश्यक है, क्योंकि परंपरा का ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते थे, क्योंकि गांधी जी का ऐसा सोच था कि अगर हम व्यक्तियों के चरित्र निर्माण कराने में सफल हो गए तो समाज अपना काम स्वयं संभाल लेगा। जिस व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो जाएगा उसके हाथ में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। अगला क्वेश्चन, कवि किसके बिना जगत में यह जन व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन व्यर्थ मानते हैं। कवि का कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और राम नाम का जप नहीं करता है, उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय? हरिरस से कवि का अभिप्राय राम नाम रूपी रस से है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम रूपी रस में लीन हो जाता है तो उसमें संसार की दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह धारण करते हैं। परहित के लिए परोपकारी लोग देह धारण करते हैं और बादल की भांति दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि अपने आंसुओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को सुजान के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं, ताकि सुजान भी उनसे प्रेम करने लगे। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? अंग्रेजों ने जिस समय भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, उस समय यहाँ की जनता का कोई अधिकार नहीं रह गया था। अपने घर में रहते हुए पराये आदेश को मानना उनकी व्यवस्था थी। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल की कुचक्र में फंसी विवश भारत माँ अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को चुपचाप देख रही थी। भारत के लोग स्वतंत्र रूप से विचरण भी नहीं कर सकते थे, इसलिए लेखक ने कहा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? स्पष्ट करें। कवि के अनुसार हमारा भारत देश कभी अतीत में सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था, लेकिन आज उसी देश के लोग शोषण की चक्की में पीसते हुए भरपेट भोजन एवं पूर्ण वस्त्र के लिए जूझ रहे हैं। जिस देश के महान ज्ञानी एवं विद्वानों को जन्म दिया था, जिस देश में महान वेद ग्रंथों की रचना हुई, उसी देश में फूट के कारण मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन आदि लोगों की भरभार है। अतः भारत माता कविता में कवि दुखी, मैले कुचैले वस्त्र पहने, आंखों की आंसू भरे, भूखे, नंगे, शोषित, मूर्ख, डरे हुए, कुंठित मन, कांपते ओठों वाले और निर्धन भारतवासियों का चित्र खींचता है। अगला क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घरघर नाद क्या है? कवि की दृष्टि में समय के रथ का घरघर नाद राजतंत्र रूपी राह से लोकतंत्र रूपी राह में चलने के क्रम में उत्पन्न होने वाली कर्कश ध्वनि है। कवि कहते हैं कि समय रूपी रथ राजतंत्र रूपी राह से लोकतंत्र रूपी राह पर चल दिया है। अगला क्वेश्चन, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? कवि के जनता के अजय स्वप्न का चित्र खींचता है। कवि का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है यहाँ राज्याभिषेक राजा का नहीं प्रजा का हो रहा है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जनतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना होगी तो शासन की शक्ति जनता में निहित हो जाएगी। जनता अपना शासन स्वयं करेगी। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली छुई छाया है, अर्थात मनुष्य की साखी के रूप में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम है। वर्षों बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा वासी इस त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हैं। साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहने वाला वह काला दिन आज भी सिहरन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? हमारे नींद कविता में कवि उस समय के सत्ता भोगी अत्याचारियों का भोग करता है, क्योंकि ये अत्याचारी अपने जीवन के सुख सुविधा के सभी साधनों को जुटा लिए हैं, फिर भी इनका हठीला जीवन आगे ही बढ़ता जाता है। प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। अक्षर ज्ञान कविता में अनामिका क का विवरण स्पष्ट करते हुए कहती है कि बच्चों का क कबूतर के प्रतिरूप में सिखाया जाता है। बच्चा क लिखते समय कबूतर की तरह ही फुदकता है, इसलिए उसका क चौखट में अट नहीं पाता है। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों? कवि अगले जीवन में मनुष्य, अबाबिल, कौवा, हंस, घंघूर, उल्लू, सारस आदि बनने की। घंघूर क्या होता है? प्लीज़ आपको पता होगा तो वो कमेंट कीजिएगा। बनने की संभावना व्यक्त करता है क्योंकि ये सभी गांव के जीवन के अंग है और कवि को गांव का जीवन पसंद है। ये क्वेश्चन 22 से 23 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था? है कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू का खेल था। एक दिन मदन आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू खेल रहा था। खोखा भी घूमते हुए वहीं पहुंच गया। मदन को लट्टू खेलते देख खोखा का भी मन लच गया। खोखा ने मदन से लट्टू खेलने को कहा तो मदन ने तुरंत जवाब दिया कि जा अपनी बाप के मोटर कार से खेल। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि बचपन बड़ा ही चंचल होता है, वह किसी भी चीज को देखकर चंचल ललच सकता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। बिस्मिल्लाह खां एक महान शहनाई वादक थे। उन्हें शहनाई का पर्याय माना जाता है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई होती है। बिस्मिल्लाह खां का तात्पर्य उसका हाथ और हाथ का मतलब उनकी फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ लोगों को इस प्रकार सम्मोहित कर देती थी कि लोग प्रसन्नता से झूम उठते थे। शहनाई में 7 सुरों का सरगम भरा है, उसमें सही ताल और राग है। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया तथा गुरु की शिक्षा थी। उन्होंने अपनी शहनाई से छोटे सुरों का करतूत शुरू किया। फिर उनकी शहनाई और अधिक सुरीली होने शुरू हो गई। उनकी फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई और देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक
का साज बनकर साजों की कतार में सरताज बन गई। अतः एक महान कलाकार के सारे गुण उनमें विद्वान थे। ये था क्वेश्चन का आंसर। प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती हो गई हो, कहीं कुछ लिखने में गलती, कुछ बोलने में गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।